नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हमने इस चैनल पर नया नॉवल भी शुरू किया है, वो भी लाजमी देखिएगा। अनुषा के गिरने के बाद वो उसे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देता था और माँ को आवाज़ देना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो खुद ट्रे रख कर आया था। वापस आकर उसने अलमारी से चादर निकाल के अहवाद को पकड़ाई थी। इसी दौरान अहवाद बस खामोशी से उसे देख रही थी। फिर अम्मा को बता के वो हवेली के लिए निकल गए थे। पी जाने की बजाय ज़ईम उसे बाइक पे ही लेकर गया था। हवेली के सामने रुकते दोनों की धड़कनें एकदम तेज हुई थी। ज़ईम ने दरवाज़ा खटखटाया तो चौकीदार ने खोला। पहले तो उसने हैरानगी से दोनों को देखा था, क्योंकि वो शादी के बाद पहली दफा आए थे। फिर जल्दी हैरत पे काबू पाते एक तरफ होते उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया था। वो दोनों अंदर गए तो सभी बरामदे में बैठे नजर आ गए थे। अहवाद मेरी बच्ची सबसे पहले चौधराइन की नजर उन पे पड़ी थी और वालेहाना अंदाज में वो उसकी तरफ खड़ी थी। बाकी सब ने भी चौंक के उन्हें देखा था। चौधराइन अहवाद को गले लगा के रो दी। अहवाद भी रो रही थी। ज़ईम सहन में ही खड़ा था और सर झुकाए पांव से हल्के हल्के फर्श की ठोकरें रसीद कर रहा था। चौधरी हशमत उन्हें देख के अपने कमरे में चले गए थे। उनसे अलग होके अहवाद अपने भाइयों की तरफ बढ़ी थी। ज़ईम, तुम क्यों वहां खड़े हो? अंदर आओ ना। चौधराई ने उसे भी वहीं सर झुकाए खड़ा देखकर नरमी से कहा था। मैं समझा शायद एक चोर के लिए आपके घर में जगह ना हो, इसलिए पीछे ही रुक गया। ज़ईम ने सर उठा के एक जख्मी मुस्कुराहट चेहरे पे लिए कहा था। इसने कोई तंज नहीं किया था, मगर वो सब शर्मिंदा हो गए थे। सुलेमान अहवाद को छोड़ के उसकी तरफ बढ़ा था और पीछे ज़ैन भी, जबकि ज़ईम खामोशी से उन दोनों को अपनी तरफ आते देख रहा था। उन्हें ज़ईम की तरफ बढ़ते देखकर अहवाद भी परेशान हुई थी कि वो जाने क्या करते। भाई, गलतियां इंसान से ही होती है ना, हमसे भी हो गई कि बिना तहकीक के इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया तुम पे। हम शर्मिंदा हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं। और तुमने भी हमारी ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ चोरी की है, लेकिन हमें मनाने के लिए सॉरी अभी तक भी नहीं बोला। सलेमान ने शरारती अंदाज में कहने पे अहवाद और ज़ईम ने हैरानगी से पहले एक दूसरे को देखा और फिर सुलेमान को देखा था। वकास की असलियत जानने के बाद सुलेमान का ज़ईम के लिए गुस्सा भी ठंडा हो गया था। जैसे भी था, ज़ईम उनकी बहन को वकास से बचा ही लिया था, नहीं तो वो इस तरह ज़िंदगी जहन्नम बना देता इसकी। इस तरह हैरानगी से देखकर शर्मिंदा मत करो, हमें पता चल चुका है वकास किस कमाश का है और पैसे भी उसी ने चुराए हैं। इसकी हैरानगी देखते सुलेमान ने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो एक तंजिया हंसी उसके लबों पे आई थी। यानी उन्हें गवाहियों पे यकीन था, लेकिन उस पर नहीं था। अम्मा साईं, बाबा साईं, उसके कुछ कहने से पहले अहवाद को रूहान सी आवाज़ वहाँ गूंजी थी। अपने कमरे में गए होंगे, तुम दोनों वहीं जाओ, शाबाश, कुछ नहीं कहेंगे वो। चौधराइन ने उन्हें पुकारते हुए अंदर जाने का कहा तो वो दोनों धड़कते दिल के साथ चौधरी हशमत के कमरे की तरफ बढ़े थे। वो दोनों कमरे में आए तो चौधरी हशमत सर झुकाए बेड पे बैठे हुए थे। इन्हें इस तरह बैठे देखकर दोनों के दिल दुखे थे। ज़ईम तो दरवाजे के अंदर ही खड़ा हो गया था, जबकि अहवाद तकरीबन भागते हुए उनके कदमों में जाकर बैठ गई थी। इन तीनों के सिवा कोई कमरे में नहीं था। बाबा साईं, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। बाबा साईं, मैं मानती हूँ मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। उनके घुटने पर सर रखते अहवाद ने रोते हुए कहा था। नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया, तुम्हारी बात ना मान के और ज़ईम पे एतबार ना करके। चौधरी हशमत ने अपना कामता हुआ हाथ उसके सर पे रखा तो अहवाद ने बेयकीनी से सर उठा के उन्हें देखा था और उनकी आंखों में मौजूद आंसू देखकर वो तड़प उठी थी। मैं पहले सोचता था अगर तुम दोनों ने शादी करनी भी है तो मुझे बताते। मैं कुछ देर नाराज रहता, मगर फिर मान जाता। बस तुम लोग मेरा मान ना तोड़ते। मगर अब इस बात का एहसास हुआ, मैं तब भी ना मानता और शायद गुस्से में तुम्हारा निकाह वकास से करवा देता। चौधरी हशमत के माफ़ी मांगने पे वो दोनों तड़प उठे थे। नहीं बाबा साईं, आप माफ़ी मत मांगे। और ज़ईम का तो कोई कसूर भी नहीं है इन सब में। बस मैंने अपने मफाद के लिए बेहिस होना ज़रूरी समझा, जो अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं की, और इसी बात की सज़ा मिली है मुझे। इसकी बात पे चौधरी हशमत ने चौंक के उसे देखा था। अहवाद नहीं, ज़ईम ने सख्ती से उसे कुछ भी बताने से मना किया था, मगर अहवाद ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया था, क्योंकि बकौल उसके आज तक जो भी किया था ज़ईम ने किया था, उसे भी इसके एहसानों का कुछ बदला चुकाना चाहिए। इसलिए वो उसकी पोजीशन क्लियर करना चाहती थी। मैं और ज़ईम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि मैं अपने क्लास फेलो को पसंद करती थी। मैंने बहुत दफ़ा आपको कहा था कि मुझे वकास से शादी नहीं करनी, मगर आप नहीं माने। तभी एक दिन मैंने ज़ईम को किसी बात करते हुए सुना कि उसे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ज़ईम को पैसे मैं देती हूँ और बदले में वो मुझसे निकाह करेगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, जबकि फ़ाइज़ को आप मारने से भी गुरेज ना करते। निकाह इस शर्त पे हुआ था कि मैं उसे पैसे दूंगी, बदले में वो मुझसे निकाह करके कुछ अरसे बाद मुझे साथ रखेगा। और अहवाद सांस लेने के लिए रुकी थी, जबकि चौधरी हशमत की बेयकीन नज़रें उस पर जमी हुई थी, क्योंकि उसकी जॉब नहीं थी और तब तक मैं ज़ईम के साथ ही रहती। लेकिन कल मुझे वो छोड़ गया, ये कह के कि उसके बाप के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है और पहले जाकर वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और फिर अपनी बहनों की शादी करेगा और फिर अपना सोचेगा और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। और यही होना चाहिए था मेरे साथ, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखा के कभी कोई खुश नहीं रह सकता। अपनी बात के इख्तिताम पे वो फूट फूट के रो दी थी। अहवाद का तो मुझे पता था कि वो नादान है, लेकिन ज़ईम, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अगर तुम मुझसे पैसे मांगते, मैंने तुम्हें नहीं देने थे क्या? उनके सवाल पे ज़ईम का सर झुका था। और तुम अहवाद, मैं तुम्हें क्या कहूँ?
गलत भी तो नहीं कह सकता, क्योंकि कहूँ कि कहीं हमारी गलती है। तुम्हें दुनिया के सर्दो गर्म से बचाने के लिए हमने तुम पे बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, इससे अनजान कि यही चीज़ तुम्हें हमसे दूर कर देगी और तुम यहाँ से जाने के लिए हर हद पार कर जाओगी। चौधरी हशमत के थके थके लहजे में कहने पे अहवाद के आंसुओं में मजीद इजाफा हुआ था। अच्छा चलो अब रोना बंद करो, जो होना था हो गया, उसे बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और होता वही है जो उस रब की ज़ात चाहती है। तुम दोनों का मिलना ऐसे ही लिखा था और हमारे सामने वकास की असलियत भी ऐसे ही आनी थी, इसलिए कुछ भी फजूल सोच के तुम लोगों को दुखी मत करो खुद को। अहवाद के सर पे प्यार से हाथ फेरते उन्होंने नरमी से कहा था, साईं मैं चाहता हूँ ये बात हमारे दरमियान रहे, ना कि आपके घर वालों को पता चले, ना मेरे घर वालों को। ज़ईम ने दरख्वास्त की तो चौधरी हशमत ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था, फिर झुक के अहवाद के बाल चूमे थे। आप दोनों बातें करें, मैं बाहर हूँ। ज़ईम इन्हें अकेला छोड़ते बाहर निकला था। बाबा साईं मुझे ज़ईम के साथ नहीं रहना। दरवाज़ा बंद करके वो आगे बढ़ा ही था कि अंदर से आती अहवाद की आवाज़ पर उसके कदम थमे थे। यकीनन ज़ईम की गैर मौजूदगी का यकीन होते ही उसने ये कहा था, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा अहवाद? चौधरी हशमत की गुस्से से भरपूर आवाज़ गूंजी थी। ज़ईम के चेहरे पे कई रंग आ जा रहे थे। इससे पहले कि उसकी ज़ात मजीद अर्जा होती, वो बगैर कुछ सुने और आगे बढ़ गया था और फिर वहां रुकने की बजाय बाइक भगा के ले गया था। दुरुस्त है दिमाग बाबा साईं, मगर इसके पहले ही बहुत ऐसे एहसानात हैं मुझ पे, और मैं नहीं चाहती कि वो हमेशा मेरे नाम के ढोल अपने गले में डाल के बजाए। उसके अपने भी तो कोई अरमान होंगे ना। बोलते हुए उसका लहजा बिल्कुल पस्त था। इस बात का पहले तो ख्याल नहीं आया, चौधरी हशमत ने कहा तो गहरा सांस भरते उसने आंखें मूंदते सर दोबारा उनके घुटनों पर रखा था। इसी बात का तो अफसोस है, मैंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील में इस शख्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं इस जैसी होनी चाहिए। बोलते हुए उसकी आंखों से बेशुमार आंसू टूट के गिरे थे। हाँ बिल्कुल वो बहुत नायाब है, मगर जैसी बातें तुमने अब की हैं उसके सामने न कर देना। यकीनन अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी ही बनाई है, इसलिए तो निकाह के असबाब बनाए, और उसने और उस लड़के का भी तुमने लोगों की जिंदगियों से निकल जाना इसी सिलसिले की कड़ी है। इसलिए सारी बातें भुला के एक नई शुरुआत करो। चौधरी हशमत ने उसका सर थपथपाया तो उसने बस सर हिलाया था। ज़ईम को कहना कि कल सुबह तुम्हें लेकर आए, वकास के कलतूत खोलने हैं, और तुम दोनों की इस घटिया हरकत के गवाह हो, इसलिए तुम लोगों का होना भी ज़रूरी है। चौधरी हशमत ने उसे कल ज़ईम के साथ आने की ताकीद की थी। अच्छा चलो अब बाकी सबके साथ भी थोड़ी देर बैठ लो, फिर तुम लोगों को घर भी जाना होगा। चौधरी हशमत ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई थी। फिर वो दोनों बाहर आए तो उन्हें ज़ईम कहीं नहीं दिखा था। पूछने पे पता चला कि वो जा चुका है। अहवाद मजीद कुछ देर उन लोगों के साथ बैठी थी, फिर चौधरी हशमत के कहने पे ज़ैन उसे घर छोड़ने गया था। चौधराइन तो दोबारा अपनी बेटी को हवेली में चलते फिरते देखकर और दोनों बाप बेटी के दरमियान अब सब कुछ ठीक होने पे बेतहाशा खुश हुई थी। पूरे रास्ते ज़ैन उसे सताता हुआ आया था। घर पहुंच के दरवाज़ा बजाने की बजाय ज़ईम ने ही दरवाज़ा खोला था, और ज़ैन के साथ अहवाद को देखकर उसे हैरत हुई, जिस पर जल्द काबू पाते उसने बिल्कुल लाताल्लुक होना ज़रूरी समझा और ज़ैन को ज़बरदस्ती अंदर बुलाया था, जो गेट से ही बाहर जा रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद ज़ैन वापस चला गया था। ज़ईम ने अनुषा को मेडिसिन देकर उसे सुला दिया था और अम्मा को भी सोने की ताकीद करते वो अपने कमरे में आया था, जहां आज उसे आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। वो कमरे में आया तो अहवाद सोने के लिए बेड पे तकिया सेट कर रही थी। आप सोफे पे सोएंगी आज से, क्योंकि मैं अब मजीद सोफे पे नहीं सो सकता। ज़ईम की आवाज़ पे उसका तकिया दुरुस्त करता हाथ थमा था। उसने गर्दन घुमा के ज़ईम को देखा था, जिसके चेहरे पे खतरनाक हद तक संजीदगी छाई हुई थी। अहवाद को हैरत का झटका लगा था। उसने कभी इसे सोफे पर सोने का नहीं कहा था। आज तो उसकी तबीयत भी खराब नहीं थी, मगर फिर भी वो उसे सोफे पे जाने का बोल रहा था। वो भी खामोशी से तकिया उठाती सोफे पे आई थी। ज़ईम बगैर कुछ कहे बेड की तरफ बढ़ा था। बाबा साईं कह रहे थे कि कल हम दोनों ने हवेली आना है, ताकि वकास को एक्सपोज किया जा सके, और अगर वो मुकर जाए तो हम उसे इसकी रात वाली हरकत याद दिलाएं। अहवाद ने चौधरी हशमत का पैगाम उसे दिया। चले जाएंगे, मुख्तसर जवाब देते। पहले स्विच बोर्ड के पास हाथ आते, लाइट ऑफ की थी, फिर बेड पे लेटते सर तक चादर तान ली थी। उसके हर अंदाज से सर्द महरी साफ अयां थी। ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली? अहवाद ने खुद से ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया, मगर ये जवाब उसको परेशान कर गया था। अगर ऐसा हुआ हो तो वो बहुत बुरा हुआ होगा, जिसके लिए इतना कुछ किया। अगर उसके मुंह से ही अपने लिए सुनो कि वो साथ नहीं रहना चाहती तो कितनी इंसल्ट फील होती होगी। अहवाद इस टेंशन का शिकार हुई थी और उन्हीं सब सोचों में उसकी आंख लग गई थी। अगले दिन चौधरी हशमत ने वकास समेत उसके सारे घर वालों को अपने घर बुलाया था, और वो सारे चौधरी हशमत के यूं अचानक बुलाने पे हैरान थे। इस वक्त बरामदे में चौधरी हशमत और चौधरी शुजात दोनों की सारी फैमिली बैठी हुई थी। अहवाद और ज़ईम भी थे, मगर वो बरामदे की बजाय रूम में थे। भाई साहब, आपने बताया नहीं आपने हमें क्यों बुलाया है अपने घर? सारे घर वालों के दिलों में मचलता सवाल चौधरी हशमत ने पूछ ही लिया था। तुम्हें तुम्हारे बेटे के करतूत बताने के लिए बुलाया है यहाँ, चौधरी हशमत ने इत्मीनान से कहते वकास को बेचैनियां सौंपी थी। भाई साहब, अगर आपकी औलाद ने आपके सर में खाक डाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबकी औलाद आपकी औलाद जैसी है। बेगम शुजात तो भड़क उठी थी। मेरी औलाद ने ऐसा तो कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर झुके। एक ने बेसहारा लड़की को सहारा दिया है और बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की है। पहले दुख हुआ था, लेकिन वकास की असलियत जान लेने के बाद तो वो दुख भी खत्म हो गया है।
अब तो मैं कभी भी इस फैसले से मुतमईन हूँ। चौधरी हशमत ने उन्हें हैरत का एक और झटका दिया था। सबसे बुरी हालत तो वकास की थी, लेकिन वो कंट्रोल करके बैठा हुआ था ताकि इसकी अंदरूनी हालत किसी पे अया ना हो। ताया सही, आपने अपनी बेटी और दामाद को माफ करना है तो वैसे ही कर दें, यूँ मुझे सबके सामने मशकूक तो मत बनाए। वकास ने मासूमियत का पुतला बनते हुए कहा था। उसकी इस एक्टिंग पे सुलेमान और जैन का खून खौला था, मगर चौधरी हशमत की वजह से वो चुप हो गए थे। अच्छा, मैं मशकूक बना रहा हूँ, तो क्या तुमने मेरे लॉकर में से पैसे नहीं चुराए? क्या तुमने रात के अंधेरे में ज़ईम और अवाद पर हमला नहीं किया? क्या रात को तुम्हारे डेरे पे लड़कियां नहीं आती? क्या डेरे में मौजूद उस कमरे में शराब नहीं है जिसमें तुम्हारे अलावा कोई जा नहीं सकता? चौधरी हशमत के सवालों पे वकास का रंग उड़ा था, जो किसी की नजरों से पोशीदा नहीं रहा था। वकास, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? चौधरी हशमत ने कड़े तेवरों से उसे देखते पूछा था। नहीं बाबा साईं, ताया साई को गलतफहमी हुई है कोई। वकास ने अपने माथे पर चमकता पसीना साफ किया था। बेगम शुजात इन सबको कच्चा चबाने वाली नजरों से घूर रही थी। अच्छा, गलतफहमी हुई है। जैन, तुम इस आदमी को लेकर आओ, और सुलेमान तुम जाओ अहवाद और ज़ईम को बुलाओ। चौधरी हशमत ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया तो वो दोनों सर हिलाते उठ खड़े हुए थे। जैन बाहर चला गया, जबकि सुलेमान अंदर की तरफ भड़क गया था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ अहवाद और ज़ईम भी थे। पंखे के नीचे बैठने के बावजूद वकास पसीने में नहाया हुआ था। अहवाद बेटा, जरा अपने ताया साईं को बताना कि इस रात क्या हुआ था। वकास पे नजरें जमाए उन्होंने अहवाद को कहा था, कुछ दिन पहले का ही वाकया है। ये ज़ईम की बहन की तबीयत खराब थी, हम उसे अस्पताल लेकर गए थे। उसकी बहन को एडमिट कर लिया गया था, इसलिए हम रात को दोनों अस्पताल से वापस आ रहे थे तो ये अपने आदमियों के साथ गांव के दाखिली रास्ते पे खड़ा था। इससे पहले इसने मुझे मैसेज भी किया था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ये देखें। अहवाद ने अपने मोबाइल से इसका मैसेज निकाल के सबके सामने किया था। इसका इरादा अपने ही खानदान की इज्जत को तार तार करने का था, मगर ज़ईम ने इसका इरादा मलिया मेट करते गाड़ी रिवर्स की थी और उसने हमारा पीछा किया था। हमने बमुश्किल छुप कर इसे अपनी इज्जत और जान बचाई थी। इसने एक नफरत भरी निगाह वकास पे डाली थी। चौधरी शुजात तो सदमे की हालत में ये सब सुन रहे थे, बाकी सबकी भी हालत इनसे मुख्तलिफ न थी। इतने में जैन भी एक आदमी के साथ अंदर दाखिल हुआ था। बताओ इन्हें कि मेरे लॉकर से 2 लाख किसने चुराए हैं? चौधरी हशमत ने इस आदमी को आज बताने का कहा था। मुझे वकास साहब ने पैसे दिए थे कि मैं चौधरी हशमत और ज़ईम की पल पल की खबर इन्हें दूं, और मैंने ऐसा ही किया। फिर एक दिन ज़ईम की तबीयत खराबी की वजह से घर चला गया तो मैंने वकास साहब को कॉल की। उन्होंने मुझे चौधरी हशमत को बेहोश की दवा पिलाने का कहा तो मैंने ऐसा ही किया था। फिर जब वो डेरे पे आए तो उन्होंने आने के कुछ देर पहले ही चौधरी हशमत साहब को बेहोश हो गए थे। फिर मैं और वकास साहब इन्हें पकड़कर लॉकर तक लेके गए और इन्होंने अंगूठे से लॉक खोल के उसमें मौजूद 2 लाख रुपया निकाला और चौधरी हशमत साहब को हवेली ले आए थे। ये सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि ज़ईम चौधरी साहब की नज़रों में गिर सके। इस आदमी ने सर झुकाए सारी बात उनकी कोशगुजार कर दी थी। उसकी बात मुकम्मल करते चौधरी हशमत ने उसे चाहने का इशारा किया था। फिलहाल उसे कुछ अरसे के लिए रूपोश किया जा रहा था ताकि वकास उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये आदमी झूठ बोल रहा है, यकीनन ताया साईनी से पैसे देकर ये सब करने को बोला है। वकास चीखा था। ठीक है, ये सबूत थोड़े हैं तो चलो डेरे पर जाकर इस कमरे में जायजा लेते हैं कि वहां क्या है, फिर देखता हूं कि तुम कितने सबूत छुटलाते हो। चौधरी हशमत उठ खड़े हुए थे और साथ ही चौधरी शुजात को भी उठने का कहा था और वकास को लिए डेरे पर चले गए थे। इस दौरान उसे इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपने आदमियों को कॉल करके वो सब बता सके और बोलता कि सब डेरे पे पहुंचे। वहां मौजूद तमाम मज़ारों पर ने इन्हें हैरत से देखा, मगर अपने काम से लगे रहे। इनके मामलात में वो कैसे बोल सकते थे? चौधरी शुजात ने वकास के एक आदमी को दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया, जिसे वो रद्द भी नहीं कर सकता था, इसलिए बेबस नज़रों से उसे देखते हुए दरवाज़ा खोल दिया था। चौधरी हशमत और चौधरी शुजात अंदर दाखिल हुए तो कमरे में मौजूद दीवार गिर अलमारियां में शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। दीवारों पर कुछ अरियां पोस्टर चिस्पा थे। चौधरी शुजात गंग से वो सब कुछ देख रहे थे। वकास ने ये कहकर कमरा हमेशा बंद रखा था कि अक्सर उसके यार दोस्त आते रहते हैं, वो उन्हें लेकर हवेली तो जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ एक रूम बनाया हुआ है और वो डस्ट से गंदा ना हो जाए, इसलिए कमरा बंद रखा जाता है। लेकिन ये सब कुछ होगा वो ये सोच भी नहीं सकते थे। चौधरी शुजात ने गुस्से से काबू पाते हुए वकास के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ा था और गुस्से से बाहर निकल गए थे। वकास ने गुस्से से भरी नजर चौधरी हशमत पर डाली और उनके पीछे निकल गया था। इन दोनों के निकलते चौधरी हशमत भी बाहर आ गए थे और फिर दोबारा हवेली वापस आ गए थे। ये सब क्यों किया तुमने वकास? हवेली पहुंचते ही चौधरी शुजात सरापा सवाल बने खड़े थे। उसकी वजह आपने हमेशा मुझे निकम्मा निकारा समझा। आपको ताया के बेटे और वकार ही मुझसे काबिल लगते थे। अब हमेशा मेरा मुआवजा दूसरों से करते थे। तभी मैंने सोचा कि बुरा तो मैं आप लोगों को वैसे भी समझते हैं और अब मैं असल में आपको बुरा बन के दिखाऊंगा। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर लेकर गया, तभी पहली दफ़ा मैंने शराब और शबाब का नशा किया और तब से अब तक ये दोनों चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। उसने चौधरी शुजात की आंखों में आंखें डाल के बगैर किसी खौफ के कहा था, जबकि चौधरी शुजात दुख भरी नजरों से उसे देख रहे थे। मैं सोचता था कि मैं अपने सारे बदले इनकी बेटी के जरिए लूंगा, मगर यहाँ ये कमी कमीन बाजी लेके मेरे सारे इरादों पे पानी फेरते इनकी बेटी से निकाह कर लिया। और ये जो हर वक्त गैरत का प्रचार करते रहते थे, इन्होंने भी बगैर इसे कोई सजा दिए इस कमी कमीन के साथ रुखसत कर दिया। इसने चौधरी हशमत और ज़ईम को नफरत भरी नजरों से देखा था। तभी मैंने इन सब की नजरों में
गिराने के लिए इसे पैसे चोरी किए और इसी रात इन दोनों पे हमला किया। मैं अच्छी तरह इन्हें सबक सिखाना चाहता था, मगर ये दोनों मेरे हाथ से बच निकले। मगर कब तक? एक ना एक दिन ये मेरे हाथ जरूर आएंगे, तब अपना बदला लूंगा और अपनी सारी नफरत इन पे उंडेलते वकास वहां से चला गया था, जबकि बाकी सब अपनी अपनी जगह साकत खड़े थे। वकास को गए काफी देर हो चुकी थी, मगर अभी तक हर कोई अपनी जगह पर साकत खड़ा था। सबसे पहले चौधरी हशमत का सख्ता टूटा था और उन्होंने आगे बढ़कर चौधरी शुजात के कंधे पे हाथ रखा था, जिसपे चौधरी शुजात ने खाली खाली नजरों से उन्हें देखा था। तुम बैठो यहाँ, और गजल बेटा जाओ पानी लेकर आओ। चौधरी हशमत ने पहले चौधरी शुजात को बिठाया और फिर गजल को पानी लाने का कहा। वो सारी हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इस हद तक चला जाएगा। चौधरी शुजात के लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। इनको यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वकास का कोई ऐसा भी रूप है। इतने में गजल पानी ले आई थी। चौधरी शुजात ने खामोशी से गिलास पकड़ा और पानी पी के गिलास वापस पकड़ा दिया था। देखो शुजात, अगर देखा जाए तो इसे यहाँ तक पहुंचाने में तुम्हारा भी हाथ है। तुम्हें किसने कहा था कि इसका मुआवजा दूसरों के बच्चों के साथ करो? चौधरी हशमत ने नरमी से कहा था। मुझे क्या पता था वो ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद इन जैसा बनने के चक्करों में वो सुधर जाए। चौधरी हशमत ने उनके नुक्ता नजर पे अफसोस भरी नजरों से उन्हें देखा था। हर बच्चा अपनी फितरत पे पैदा होता है। वो सब कुछ अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। अगर वो कुछ गलत कर रहा हो तो उसे इस तरह समझाना चाहिए कि उसे महसूस ही ना हो कि आप उसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। मगर एक बच्चे का मुआवजा दूसरे बच्चे के साथ करना उसकी शख्सियत तबाह करना ही होता है। और देखें, हो गई वकास की शख्सियत तबाह। उसे लगता है कि हर कोई उससे बेहतर है, इसलिए वो अपने आप को कवर करने के लिए ऐसे काम करता है। जूं जूं चौधरी हशमत बोलते जा रहे थे, तू तू चौधरी शुजात का सर झुकता जा रहा था। और भरजाई, आप इसे ऐसा बनाने में बराबर की ही शरीक हैं। जब आपके सामने दूसरे बच्चों की बुराइयां आप करेंगी तो उसे यही लगेगा ना कि वो ठीक है और बाकी सब गलत है। अल्लाह के वास्ते इस बात को समझें। बचपन एक नहायत ही हसास दौर है जिसमें बच्चों की शख्सियत बनती और संवरती है, और हम बेध्यानी में इस शख्सियत को तबाह कर देते हैं। बेगम शुजात जो हर मौका पे बढ़ चढ़ के बोलती थी, आज वो बिल्कुल खामोश थी। खैर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हम वकास की राह रास्त पर आने की दुआ कर सकते हैं। चौधरी हशमत ने एक अफसोस भरी निगाह चौधरी शुजात और बेगम शुजात के झुके सर पे डाली थी। थोड़ी देर और बैठने के बाद चौधरी शुजात अपनी फैमिली के साथ वापस चले गए थे। उनके जाते ही ज़ईम ने भी जाना चाहा था। ज़ईम, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मा और बहन के साथ यहीं आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी वजह से वकास तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए। चौधरी हशमत ने उसे रोकते हुए कहा था। लेकिन साईं, उसने कुछ कहना चाहा था। लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ और उन्हें लेकर आओ। चौधरी हशमत इस दफा सख्ती से बोले थे, जिसपे ज़ईम सर हिलाता वहां से चला गया था। घर जाके अम्मा और अनुषा को मुख्तसर बात बता के उन्हें अपने साथ चलने का कहा कि वो कुछ दिन हवेली में रुकेंगे। वो दोनों भी हिचकिचाती थी, मगर ज़ईम ने कहा कि चौधरी हशमत ने सख्त ताकीद की है। फिर उन दोनों को हवेली छोड़ते फौरन ही वहां चला गया था। उन्हें छोड़ने के बाद जूं का वो रात का वापस गए आया तो अहवाद जो उससे बात करने का मौका तलाश कर रही थी, देखती ही रह गई थी। मगर रात उसने आने तक वो जागती रही थी, क्योंकि उसने ठान लिया था कि बात तो लाजमी करेगी। अम्मा और अनुषा को उसके रूम में ठहराया गया था, जो मेहमानों के लिए मुख्तस था, जबकि ज़ईम का क़याम अहवाद के रूम में ही था। यह हवेली उसके लिए नई नहीं थी। उसने लड़कपन से जवानी का सफ़र इस हवेली में ही तय किया था, लेकिन वो कभी यहाँ रुका नहीं था। मगर आज इस हवेली में दामाद की हैसियत से रुकते झिझक आड़े आ रही थी। हवेली आकर पहले वो अम्मा और अनुषा को एक नज़र देखने गया था। अनुषा तो सो गई थी, मगर अम्मा उसके इंतजार में जाग रही थी। उनकी तरफ से मुतमईन होते अम्मा दरवाज़ा लॉक करके सो जाने की तलकीन करते वो अहवाद के रूम की तरफ भट गया था। दरवाजे पर पहुंचते कुछ लम्हे वो वैसे ही खड़ा रहा था। एहसासात अजीब हो रहे थे, मगर अंदर तो जाना ही था। उसने गहरी सांस भरते खुद को पुरसुकून किया था और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। मगर सामने ही अहवाद को बेड पे नीम दराज किताब पढ़ के देखकर वो चौंका था, क्योंकि उसे लगा था कि वो तो सो गई होगी। ये चौंकना भी एक पल के लिए ही था। अगले ही पल उसे नजरअंदाज करते वो उस बैग की तरफ बढ़ा जो अम्मा उसके लिए पैक करके लाई थी, वरना वो तो अपने कपड़े ही भूल गया था। और अहवाद के कुछ कपड़े यहाँ मौजूद थे तो उसे कोई मसला नहीं था। कपड़े निकाल के वो वॉशरूम में गया था। फ्रेश होकर वापस आया तो बगैर उसकी तरफ देखे सोफे पे जाकर लेट गया था। ज़ईम, मुझे तुमसे बात करनी है। अहवाद को अपना आप इस तरह नजरअंदाज होता देखकर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर गुस्से को दबाती ज़ईम से मुखातिब हुई थी। मैं इस वक्त बहुत थक चुका हूँ और सोना चाहता हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी आप भी चुप करके सो जाएं। ज़ईम उसको दो टोक जवाब देता आंखों पे बाजू रख किया था। तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। अहवाद तैश शदीद में आई थी। उसने हमेशा ज़ईम को अपने कामों के लिए तैयार देखा था। उसकी जली कटी जैसी भी बात होती वो चुपचाप सुन लेता था, लेकिन अब उसका नज़रअंदाज करना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये नहीं था कि उसे ज़ईम से मोहब्बत थी, बल्कि उसे उसकी अटेंशन की आदत हो गई थी और अब वो आदत के बरखिलाफ काम कर रहा था। तो अहवाद को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था
क्यों, इग्नोर करने का लाइसेंस बस आपके पास है? ज़ैन ने आंखों से बाजू हटाते उसकी आंखों में देखते पूछा था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। उसके बराह रास्त अपनी आंखों में देखने से वो गड़बड़ाई थी। आपका जो भी मतलब है वो बाद में देख ले। फिलहाल लाइट ऑफ करें, खुद भी सोए और मुझे भी सोने दें, वरना जो होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। ज़ैन का लहजा इंतहा दर्जे का स्तर था। उसकी धमकी पे अहवाद ने झट से लाइट ऑफ की थी। जानता हूँ मेरी गुर्बत बहुत नागवार है आपके लिए। अब सब कुछ ठीक होने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे बर्दाश्त कर रही हैं। ज़ैन ने लब भींचते हुए सोचा था, फिर सर झटकते सोने की कोशिश की थी। वकास बड़ी हवेली से निकल के सीधा अपने डेरे पे गया था। वहां जाकर सबसे पहले उसने अपना गुस्सा अपने आदमी पे निकाला था कि वो सब कुछ वहां से हटा नहीं सकता था। उसे बोलने की इजाजत नहीं थी, वरना वो जरूर बताता कि उसे इल्हाम नहीं होते कि सब आने वाले हैं, वरना वो हटा देता। गुस्सा ठंडा होने के बाद उसने आगे का लाया अमल सोच के कि उसे क्या करना है। सबसे पहले वो इस आदमी के घर गया था जिसे उसने पैसे देकर खरीदा था, मगर वहां पहुंच के गेट पे लगे ताले ने उसका मुंह चढ़ाया था। गुस्से से वहां से निकल के वो ज़ैन के घर गया था ताकि वो इनकी भी अकल ठिकाने लगा सके, मगर उसकी बुरी किस्मत के वहां भी ताला लगा हुआ था। वो गुस्से से पागल होता दोबारा डेरे पे आया था। वहां आकर चीखते चिल्लाने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा ना होने का नाम ले रहा था। ठीक कहते थे बाबा साईं, मैं हूं ही निकम्मा, मैं हूं ही नकारा, सब मेरे हाथों से निकल गया, सब। दीवार पे मुक्का मारते वो बुड़बड़ाता था। इतने में उसके आदमी ने चौधरी शुजात के डेरे पे आने की इतला दी, जिससे उसका मूड और खराब हुआ था। उसने उसे वहां से जाने का कहा और खुद कमरे लॉक करके बैठ गया। चौधरी शुजात ने 10 से 15 बार दरवाजे को देखा और दरवाजा खटखटाया था। वकास, दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुन लो। मैं बस तुम्हें सुधारने के लिए वो सब बोलता था, वरना किसको अपनी औलाद से बढ़कर कोई और होता है। उन्होंने दरवाजा खटखटाते हुए उसे मुखातिब भी किया था, मगर अंदर से कोई जवाब भी नहीं आया था। वकास भी कोई जवाब नहीं ना पाकर उन्होंने बेबसी दरवाजा पीटा था। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला था। थक हार के वो पीछे हो गए थे, लेकिन डेरे से वापस नहीं गए थे, वहीं बैठे रहे थे। उन्हें वहां बैठे बैठे शाम हो गई थी, लेकिन वकास ने दरवाजा नहीं खोला था। आखिरकार वो उसके जाने का यकीन करके उसने दरवाजा खोला था। थोड़ी देर वो वहीं ताज़ा हवा में वॉक करता रहा था ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए। पूरा दिन एक कमरे में बंद रह रह के उसकी तो जैसे सांस ही बंद हो गई थी। फिर जैसे ही रात का अंधेरा छाया, उसने गाड़ी निकाल ली और उसका इरादा शहर से अपनी पसंदीदा जगह जाने का था, जहां वो कब से गया नहीं था। गाड़ी उसने फुल स्पीड पे छोड़ी हुई थी ताकि जल्द से जल्द शहर पहुंच सके। गाड़ी में लगा म्यूजिक एंजॉय करते वो अपने आप में मगन ड्राइव कर रहा था कि अचानक गांव की आखिरी हदूद में मोड़ काटते हुए उससे गाड़ी काबू ना हो सकी और बुरे तरीके से जाकर सामने लगे दरख्त से टकराई थी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वकास को संभलने का मौका ही नहीं मिला था और उसका सर स्टीयरिंग से टकराया था और बेतहाशा खून निकलना शुरू हो गया था और गाड़ी के शीशे टूट गए थे। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पेवस्त भी हुए थे। उसके अलावा और भी बहुत सी चोटें लगी थी। वो नीम बेहोशी में था। इस वक्त गाँव की बिल्कुल सुनसान जगह पे था, जहाँ दिन में भी बहुत कम लोग आते थे और अब तो रात हो चुकी थी। वो बेबसी से वहां पड़ा खुद को लम्हा ब लम्हा मौत की तरफ जाते देख रहा था। या अल्लाह, जब कोई उम्मीद ना रही तो उसके लबों से बेआवाज अल्लाह को पुकारा गया था। ये तो इंसानी फितरत है। खुशी के मौका पर अल्लाह याद आए ना आए, मगर गम और मुश्किलात में अल्लाह जरूर याद आता है और इंसान बेसाख्ता अपने रब को पुकारता है, जो उसे सुनने के लिए पहले ही तैयार होता है। अल्लाह के बाद उसे अपने सारे गुनाह याद आए थे। अपने बाप को आज दिन भर इंतजार कितना करवा के आया था वो। इन सब की याद आते ही उसकी आंखों से बहते आंसुओं में इजाफा हुआ था। ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हुए कहता हूँ, मुझे बस एक मौका दे दे। मेरे अल्लाह, मुझे सुधरने का एक मौका दे। बोलते बोलते उसका दिमाग तारीकी में डूबता जा रहा था और बात मुकम्मल भी नहीं हुई कि उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसका दिमाग बिल्कुल तारीक हो गया था। रब की सिफात है कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है। वो हर दम अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है, जो गुनाहों के बावजूद भी अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। जब एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर उसका बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर सकती है, तो फिर वो रब जो 70 माओं से बढ़कर चाहता है, वो क्यों नहीं। तभी वहां से एक मोटरसाइकिल गुजरी थी जिसपे सवार 2 आदमी गांव के ही थे। शायद किसी काम से शहर गए हुए थे और रात को वापसी हुई थी। वहां से गुजरते मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में दरख्त के साथ एक गाड़ी नजर आई जिसके बोनट से धुआं उठ रहा था। वो दोनों बेसाख्ता आगे बढ़े और उसमें मौजूद आदमी को देखा जिसे वो अच्छी तरह से जानते थे। वो चौधरी शुजात का बड़ा बेटा वकास था। इनमें से एक ने झट मोबाइल निकालते वकार चौधरी का नंबर मिलाया था। अक्सर जमीनों के मसले की वजह से वो एक दूसरे से राब्ते में रहते थे, इसलिए उनके पास उसका नंबर था। कॉल पिक होते ही उन्होंने उसे सूरत हाल बताते जल्द से जल्द पहुंचने का कहा था। कॉल करने के कुछ ही देर बाद हवास पाख्ता से चौधरी शुजात और वकार वहां आ गए थे। गाड़ी की हालत और खून में लथपथ वकास को देखते चौधरी शुजात तो ढह ही गए थे। दुख में तो वकार भी था, मगर अभी वक्त जाया करने का मौका नहीं था, इसलिए इन दोनों आदमियों को मदद से गाड़ी से वकास को निकालकर अपनी गाड़ी में डाला। चौधरी शुजात भी उसके साथ पिछली सीट पे बैठे थे। वकार इन दोनों आदमियों का शुक्रिया अदा करता जन से गाड़ी भगाकर ले गया था। रश ड्राइविंग करता वो जल्द ही शहर की हदूद में पहुंच गया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे आईसीयू में ले जाया गया था।
चौधरी शुजात गम से निढाल कुर्सी पे गिरे हुए थे और इनके लब से मुसलसल उसकी सलामती के लिए विर्द की दुआएं निकल रही थी। हॉस्पिटल लाते तक उसका बहुत खून बह चुका था। वकार और चौधरी हशमत दोनों ने कपड़े खून से रंगे हुए थे। इनके इस तरह अचानक कहीं चले जाने से घर के कॉल पे कॉल आ रही थी, मगर वकार अभी फ़ोन उठाना नहीं जा रहा था, इसलिए उसने फ़ोन साइलेंट पे कर दिया था। कुछ देर बाद उसने नर्स बाहर आई और खून देने के लिए कहा। वकार ने सबसे पहले अपना चेकअप करवाया जबकि मैच हो गया था, फिर इसी ने खून दिया था। फिर काफ़ी देर सबर आजमान इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आए और उसके खतरे से बाहर होने की खबर दी। हाँ, अलबत्ता अभी तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर की बात सुनकर चौधरी शुजात वहीं सजदे में गिर गए थे। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो उनके लिए उम्र भर का एक पछतावा छूट जाना था। नया नॉवल सुनने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।